Hello students, so once again you are most welcome is in Tanish Crash Course YouTube चैनल जो आप सबका और हम सबका एक प्यारा सा चैनल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 इज इन हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप सर्च कर रहे हैं कि क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 हिंदी मीडियम में, या आप सर्च कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी नोट्स, या क्लास 12 साइकोलॉजी अगर आप सर्च करें हिंदी मीडियम के लिए बेसिकली, सो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट्स, जिसे आज हम इसके फर्स्ट पार्ट को आज हम करने वाले हैं। तो कह सकते हैं आप इस वीडियो सीरीज का ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट है। सो क्लास शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहूँगा। बात करना इसलिए चाहूँगा बिकॉज बातें करने से हम सब के बीच में जो बॉन्डिंग होती है थोड़ी अच्छे से बनती है, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आप सबके टाइम लूँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे ये कहनी है स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, इसे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़िएगा। बिकॉज अगर आपने एग्जाम पास करने के लिए साइकोलॉजी पढ़ा तो इसके जो पढ़ने का जो एक बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसे आप अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए, इससे बेनिफिट उठाने के लिए, इसे सीखने के लिए आप पढ़िएगा। बिकॉज साइकोलॉजी पढ़ करके आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, काउंसलर बन सकते हैं, या साइकोलॉजी के टीचर बन सकते हैं, इसमें पीएचडी कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें में इसमें आईएएस पीसीएस भी कर सकते हैं। मतलब यूपीएससी लेवल के एग्जाम भी साइकोलॉजी अपना मेन सब्जेक्ट चूज करके आप इसमें जा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा इसका फायदा है मतलब पढ़ने का वो ये है कि आप अपने बारे में अच्छे समझ पाएंगे। अपने सराउंडिंग के जो लोग हैं, आप जिनसे मिलते हैं, जिससे आप बातें करते हैं, आपके जो फैमिली के लोग हैं उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी साइकोलॉजी को आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। आपके जो फैमिली के पर्सन हैं या आपकी आने वाली जो फैमिली होगी आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए प्लीज मत पढ़िएगा, ठीक है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है जिसपे मैंने काफी मेहनत करके एक वीडियो को बनाता हूँ स्टूडेंट्स, सो आप उनको भी देखिएगा। बिकॉज सभी वीडियो मैंने इसी तरह से काफी मेहनत करके 10 to 12 आवर्स की मैंने एक वीडियो को बनाने में मेहनत करी है, तो आप उनको भी देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी समझ डेफिनेटली साइकोलॉजी में बढ़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। और तीसरी बात कि अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं कमेंट्स में आप मुझसे हमसे पूछ सकते हैं, या अगर आपको किसी और भी प्रकार की अगर बातें करनी है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो और भी आप हमसे बातें कर सकते हैं रिगार्डिंग योर डाउट्स, योर क्वेरी एंड योर क्वेश्चंस। सो लेट्स टेक टू दी फॉरवर्ड नाउ। सो नाउ वी हैव द टुडेज एजेंडा है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आज की जो वीडियो का एजेंडा है बेसिकली क्लास का, क्लास 12 साइकोलॉजी का, उसमें हम क्या देखने वाले हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले जो हमें हेडिंग मिलेगी वो ये मिलेगी, अब सामान्यतः था मनोवैज्ञानिक विकार के संप्रत्यय। यहाँ पर जो दोनों वर्ड हैं, दोनों जो शब्द हैं, हो सकता है इनकी मीनिंग फाइंड करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ रही हो कि इनकी मीनिंग क्या है। यहाँ पर अब सामान्यता का मतलब होता है जो चीजें सामान्य न हो, राइट। मतलब इसे मैं कह सकूं कि असामान्य जो हो, राइट। इसका इंग्लिश मतलब होता है एबनॉर्मल। जिससे नॉर्मल से बनता है आपका एबनॉर्मल, उसी का अपोजिट, उसी तरह से सामान्य से बनता है अब सामान्य। सो यहाँ पर इस शब्द को आप बार बार पाएंगे इस चैप्टर के अंदर, तो हम इसे आपको सबसे पहले इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आई होप आप समझ भी गए होंगे। अब सामान्यतः था मनोविज्ञान विकार के संप्रत्यय। संप्रत्यय का मतलब होता है स्टूडेंट समझ। मतलब सबसे पहली हेडिंग हमें ये कह रही है कि असामान्यता जो हमें मनोवैज्ञानिक विकार में देखने को मिलती है उसकी समझ हम पहली हेडिंग के अंडर में समझने वाले हैं। और पहली हेडिंग के अंडर में हमें दो चीजें और समझ में आने वाली है। दो उपागम बेसिकली है। उपागम का मतलब क्या होता है? उपागम का मतलब बेसिकली होता है स्टूडेंट्स की दो तरीके। तो सामान्य और असामान्य में भेद करने के दो उपागम। मतलब जब किसी चीज में भेद किया जाता है ना, किसी चीज में डिफरेंसेस अगर दिखाया जाता है तो उसके कुछ रीजन होते हैं, कुछ अप्रोचेस होते हैं। तो उपागम का मतलब क्या होता है? अप्रोच। किन दो अप्रोच के बेसिस पे, किन दो तरीके से हम दो चीजों में वेरिएशंस या डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं, या उसमें डिफरेंसेस बता पा रहे हैं, मतलब भेद कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपका जो हेडिंग मिलेगी स्टूडेंट, जिसे हम कहेंगे मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सो इसका मतलब यहाँ पर यह है स्टूडेंट्स की इस हेडिंग के अंदर में जितने भी मनोवैज्ञानिक विकार जो आते हैं या जो आए हैं उसको समझने के लिए कुछ बेसिक बैकग्राउंड, जिसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह सकते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो क्या है, हम उसे इस हेडिंग के अंदर में जानेंगे। इसे मैं सिंपल भाषा में आपको समझा दूं। जैसे कोई एक बच्चा है और उस बच्चे की मान लेते हैं मैथ्स काफी वीक है। अब उस बच्चे की अगर मैथ्स अगर वीक है, मैथ्स मतलब गणित विषय अगर उसका वीक है, तो उसके गणित में वीक होने का या उसका गणित जो विषय है वो कमजोर होने का
रीजन क्या है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने से, जानने से हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड हेडिंग में हम कुछ यही समझने वाले हैं कि मनोवैज्ञानिक जो विकार है उसको समझने के जो बेसिक, जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड उसका है या पृष्ठभूमि है, उसको हम समझेंगे। सो लेट्स टेक यू फॉरवर्ड नाउ। सो सबसे पहला हमें ये इंट्रो मिलता है इस चैप्टर का, बिकॉज मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप सबसे बता देना चाहूँ एनसीईआरटी बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो जो कि बेस्ट बुक है, अगर आप यूपीएससी लेवल के एग्जाम के लिए भी फ्यूचर में प्रिपेयर करेंगे या प्रिपेयर कर रहे होंगे, सो यह बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट होती है। आपका जो बेसिक, अगर आप यूपीएससी लेवल के एग्जाम की स्टडी भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी आपको जो एनसीईआरटी ही फॉलो करनी पड़ती है। तो मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, एक एक चीजों को लाइन टू लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ तक कि इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रो जिसे हम भूमिका कहते हैं या प्रस्तावना कहते हैं, उसे इसलिए डिस्कस करना जरूरी है बिकॉज उसे पढ़ने से, उसे समझने से हमें ये पता लगता है कि पूरे चैप्टर में होने वाला क्या है, पूरे चैप्टर की कहानी हमें समझ में आ जाती है। सो दैट्स द रीजन कि मैं उसे भी रीड करूंगा और आप सबको उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप सबका कुछ भी मिस हो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखेंगे, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझने लायक हो जाएंगे, है ना। जैसे होता है ना कि आप सोचते हो कि मैं अगर कोई चीज अगर परचेज करता हूं तो उससे मुझे फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगी, उसी तरह से आप इस चैप्टर को जब पढ़ लेंगे, इस लेसन को पूरा खत्म कर लेंगे, तो क्या क्या समझ पाएंगे, हम उसको देखते हैं पॉइंट वाइज में। तो सबसे पहली पॉइंट यहाँ पर अपने को मिलता है, असामान्य व्यवहार के मूल तथ्य, मतलब जो अबनॉर्मल जो बिहेवियर होता है उसके जो मूल रीजन है, मूल कारण है, उसको समझ पाएंगे और इस प्रकार के व्यवहारों को पहचानने के मापदंड समझ सकेंगे। और ऐसा व्यवहार बेसिकली होता क्यों है, उसके मापदंड क्या है, मापदंड कहने का मतलब उसका पैमाना क्या है, किस बेसिस पे आप उसको मेजर करेंगे। जैसे कहने का मतलब कोई एक बच्चा है या कोई एक बंदा है, मींस टू से कोई एक लड़का है या कोई लड़की है, ठीक है, आपने उसे देखा, उसे देखने के बाद आपने उसे बोल दिया साइकोलॉजिकल मुझे डिसऑर्डर लग रहा है या लग रही है, तो आपने जस्ट देखते उसे क्यों बोल दिया, है ना। आपने कुछ पैमाना सेट किया होगा ना स्टूडेंट्स की, उसके बेसिस पे आप इसे बोलोगे। तो वही जो मापदंड, उसे जो आपका पैमाना है समझने का, उसको उसे कहते हैं मापदंड, मतलब एक तरह से मेजर करना उसको, राइट। ओके, सो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरी ही आपको यहाँ पर बात समझने को मिलेगी, अब समान व्यवहार के मुख्य कारकों का मूल्यांकन कर सकेंगे। मतलब अब ये जो बच्चा है या जो भी बच्ची है या जो पर्सन है, ये इसके व्यवहार के जो जैसा भी हरकत कर रहा है या जो भी इसका व्यवहार है, उसके कारण को भी आप समझ पाएंगे। जैसे कोई एक बच्चा, मान लेते हैं इस बच्चे को बना लेते हैं कि मैथ से बहुत डरता है, गणित के विषय से बहुत डरता है, तो उसका रीजन आप पता कर पाएंगे डरता क्यों है, राइट, ऐसे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट, आप समान व्यवहार के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कर सकेंगे। तो अब समान व्यवहार को समझने के लिए अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अलग अलग मॉडल बनाए हैं, तो उन सभी की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फोर्थ, आप क्या समझ पाएंगे, प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्णन कर सकेंगे। सो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विकार हैं, उनमें से जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार है आप उनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उनका आप वर्णन भी कर पाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितने अच्छे से ये चैप्टर आपको कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें सिखाने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये सारी चीजें सीख पाएंगे जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी है, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, शुरू करते हैं। सो यहाँ पर कुछ बेसिक कहानी होगी इंट्रो में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसको पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप सबकी आदत नहीं है इंट्रो पढ़ने की, तो आज से आदत बना लो इंट्रो पढ़ने की, बिकॉज इंट्रो पढ़ने से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है चैप्टर के बारे में। ओके, सो कह रहे हैं कि आपने कुछ ऐसे लोग अवश्य देखे होंगे जो दुखी, परेशान एवं असंतुष्ट होते हैं। बिल्कुल आपने देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, और कई बार हो सकता है हम भी हो जाते हैं, राइट। उनके मन मस्तिष्क दुख, बेचैनी और तनाव से भरे होते हैं, और उनके जो मन मस्तिष्क में बिल्कुल सुख नहीं होता, दुख और बेचैनी होती है, और वे महसूस करते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने में वे असमर्थ है, और उनको ऐसा लगने लगता है जीवन कितना बड़ा हो गया है और अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वे सोचते हैं कि जीवन एक कष्टकर, कठिन संघर्ष है जो कभी कभी जीने योग्य लगता नहीं है, मतलब नहीं लगता, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो बातें हैं बेसिकली ये क्या हो रही है यहाँ पर, राइट। और हो सकता है आप में से कुछ लोग, सभी तो नहीं, आप में से कुछ लोग ऐसे हालात से कभी हो सकता है गुजर गए हों, राइट। बिकॉज अब ये वीडियो किसके किसके पास जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि ऐसे हालात से गुजर गए हों, और इसी वजह से हम सभी में से कोई न कोई मिल जाता है जो सुसाइड करता है। तो सुसाइड क्यों करता है, वो इन्हीं सब हालातों से गुजर रहा होता है।
ओके, सो हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। सो प्रसिद्ध विश्लेषी मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है कार्ल युंग, जिसे यहाँ पर जे साइलेंट करके युंग लिखा है। सो कार्ल युंग एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कुछ बातें कही, ने काफी विचारणीय बात कही। उन्होंने कौन सी बात कही जो विचारणीय है, जो समझने योग्य है, जिसमें विचार करने योग्य है? वो ये है, मैं बिना कोई छाया डाले वास्तविक कैसे हो सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं बिना कोई छाया डाले वास्तविक कैसे हो सकता हूं। क्या इस इनकी बात से आप मतलब अगर कुछ समझ रहे हैं तो आप मुझे बताइए, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं तो आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, मैं बिना कोई छाया डाले वास्तविक कैसे हो सकता हूं, ये बात में क्या कहना चाह रहे हैं वो? इस बात में ये यही कहना चाह रहे हैं कि हम जो अपना जो जीवन है बेसिकली ना, वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ छाया डाल के रखते हैं। छाया मतलब वो छाया हो सकती है दुख की, चिंता की, परेशानी की, क्रोध की या ईर्ष्या की, किसी प्रकार की भी छाया हो सकती है। मतलब जो हम वास्तविक हैं, वास्तविकता को न दिखा करके एक बनावटी, एक बाहर का एक हमारे ऊपर एक छाया होती है। इसको हटा देने के बाद हम वास्तविक मनुष्य के रूप में दिखाई देंगे। तो ऐसा इनका कहना है कि आई होप आप समझ गए होंगे। अभी थोड़ा सा आप इसे विचार करेंगे तो आप इसे और अच्छे समझ पाएंगे। मेरा कोई गहन पक्ष भी नहीं, पक्ष भी होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरा मतलब हम सबका, राइट, मेरा कोई गहन पक्ष भी होना चाहिए यदि मैं पूर्ण होना चाहता हूं। राइट, अगर हम पूर्ण होना चाहते हैं तो हमारा कुछ गहन पक्ष भी होना चाहिए। अपनी छाया के प्रति सचेत होने से मैं एक बार याद करता हूं। राइट, ये फिर ये कह रहे हैं कि अपनी छाया के प्रति सचेत होने से पहले या सचेत होने से मैं एक बार और याद करता हूं कि मैं भी किसी अन्य की भांति एक मनुष्य हूं। राइट, जैसे कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, चिंता में डूबा हुआ है। जो उसकी चिंता है बेसिकली उसकी छाया है। अगर उसकी चिंता हटा दिया जाए या उस छाया से थोड़ा एक बार अपने आप को परे कर ले, तो अपने आप के बारे में सोचे तो वो भी एक मनुष्य है। राइट, जिस परेशानी से, जिस शंका से, जिस चिंता से, जिस दुविधा से वो जूझ रहा है, जिस समस्या, जिस कठिनाई से वो परेशान है बेसिकली, जिस बेचैनी से वो असंतुष्ट है बेसिकली, वही उसकी छाया है स्टूडेंट्स। सो अगर उससे वो अपने आप को हटा दे तो वो क्या हो जाएगा? वो भी एक मनुष्य है। तो यहाँ पर उसी बात पे एम्फेसाइज, उसी बात पे ये फोकस कर रहे हैं, जिनका नाम है कार्ल युंग। किसी महत्वपूर्ण परीक्षा से पहले आप में से किसी ने घबराहट महसूस की होगी। राइट, अब इन्होंने देखो बोला किसी महत्वपूर्ण परीक्षा से पहले, सभी परीक्षा से पहले नहीं बोला। राइट, क्योंकि सभी जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, ऐसे में भी अगर आपका एग्जाम लेना शुरू कर दो तो आप इतना टेंशन में नहीं आओगे। ऐसे मैंने अगर आपसे पूछा कि स्टूडेंट्स में 10 क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप सबको इसका आंसर देना है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। राइट, लेकिन अगर वही आपके मतलब बोर्ड का पेपर है तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत टेंशन हो सकती है, या हो सकता है सभी को सेम लेवल में ना हो, लेकिन होगी सबको। सो वही ये कह रहे हैं कि अपने भविष्य की जीविका के बारे में तनावग्रस्त और उद्विग्न हुए होंगे। कह रहा है हो सकता है कि आप अपने भविष्य के बारे में कभी न कभी तनावग्रस्त हुए होंगे, या उद्विग्न का मतलब होता है एक्साइटेड हुए होंगे। राइट, या अपने किसी निकट व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर चिंतित हुए होंगे, या आपका अगर कोई निकट व्यक्ति है या आपके घर का ही कोई व्यक्ति है, अगर वो अस्वस्थ है या बीमार है तो उसकी वजह से आपको चिंता हुई होगी। अपने जीवन के किसी बिंदु पर हम सबको कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, हम सभी को ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रहे हैं कि हमारा जो जीवन इतना आसान दिखता है, इतना आसान होता नहीं। बेसिकली समस्याओं का तो सामना करना ही पड़ता है। राइट, तो बिल्कुल सही है। हालांकि कुछ लोग की जीवन की समस्या और दबावपूर्ण स्थितियों के प्रति तीव्र प्रक्रिया होती है, लेकिन जो प्रतिक्रिया होती है स्टूडेंट्स वो अलग अलग होती है। समस्या सभी के ऊपर है ना। मैथ्स का प्रॉब्लम इस बच्चे को भी नहीं आ रहा है और मैथ्स का प्रॉब्लम इस वाले बच्चे को भी नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों के उस समस्या को अपने ऊपर लेना वो अलग अलग, उसका जो रेशियो होगा, उसका जो क्या कहते हैं परसेंटेज होगा, अलग अलग होगा। उसकी तीव्रता को लेना हो सकता है ज्यादा उस समस्या से टेंशन में आ जाए मैथ्स की प्रॉब्लम से, और अपने आप को बिल्कुल मैथ्स से बिल्कुल दूरी कर ले। राइट, तो कुछ इस तरह से आप उसकी तीव्रता, उसकी जो प्रतिक्रिया है, किस तरह से रिस्पॉन्स करते हो, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। इस अध्याय में हम जानने का प्रयास करेंगे जब व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती है तो उनका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हो, मान लेते हैं इसी बच्चे एग्जांपल ले लेते हैं कि ये किसी बीमारी से अगर गुजर रहा है, या इस बच्चे के पेरेंट्स में से कोई एक अगर पर्सन चला जाता है, राइट, तो वो कितनी बड़ी समस्या से गुजर रहा है, उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, किस तरह से अपने आप को बैलेंस करता है, तो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। राइट, अब सामान्य व्यवहार के क्या कारण और
कारक हैं, उसके कारण क्या है उसको भी जानेंगे और उसके कारक क्या है वो भी जानेंगे, और विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों का क्या संकेत और लक्षण है इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक विकारों का अध्ययन 2500 से भी अधिक वर्षों से भी संस्कृतियों को विस्मित एवं कौतूहल युक्त रखा है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट, कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक जो विकार का अध्ययन है वो 2500 वर्षों से अधिक वर्षों से भी हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारी जो संस्कृत है, राइट, हमारे जो कल्चर से बेसिकली को विस्मित एवं कौतूहल युक्त रखा है, उसको पूरी तरह से विस्मित और कौतूहल युक्त रखा है। मनोवैज्ञानिक विकार या मानसिक जो विकार हैं, जैसा कि अक्सर इन्हें कहा जाता है, अक्सर क्या कहा जाता है मनोवैज्ञानिक विकार को, मानसिक विकार भी कहा जाता है, राइट, किसी भी असामान्य व्यक्ति असामान्य बात की तरह हमारे लिए असुविधा उत्पन्न कर सकता है। जैसे कोई असामान्य बात जो हमारे जीवन में आती है, जिस तरह से हम असुविधा में पूरी तरह से आ जाते हैं, उसी तरह से ये बातें भी हमारे लिए असुविधा में हमें ला सकती है और थोड़ा भयभीत भी कर सकती है या कर सकता है। सारे विश्व में दुख, कष्ट, दुश्चिंता, अविकसित क्षमताएं देखी जा रही हैं, राइट। तो बिल्कुल ये बात फैक्ट है कि सारे विश्व में दुख है, कष्ट है, दुश्चिंता है और अविकसित क्षमताएं हैं। क्षमताएं मतलब जो क्षमता हमारी है वो विकसित नहीं है, वो क्या है, डगमगाई है, राइट। ओके, सो इसके आगे फिर ये कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जीवन की चुनौतियों से अनुकूलन न कर पाने के कारण ये असफलताएं होती है। और हम जब जीवन की जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, राइट, बिकॉज आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा है लाइफ चैलेंजेस में, तो अगर उससे अनुकूलन नहीं कर पाते, उससे हम अकोमोडेट नहीं कर पाते, उससे हम अगर अडॉप्ट नहीं कर पाते, अपने अनुकूल में उसे ला नहीं पाते, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, अपने आप को असफल मानते हैं। जैसा कि आपने पूर्व अध्यायों में पढ़ा होगा, बिल्कुल आपने पढ़ा है कि अनुकूलन से तात्पर्य पर्यावरण की परिवर्तित होती हुई आवश्यकताओं के अनुसार अपने व्यवहार या अनुक्रियाओं को परिवर्तित करने की योग्यता। अनुकूलन का मतलब आई होप बहुत सिंपल सा वर्ड है, समझ रहे होंगे कि एक इसका इंग्लिश वर्ड है बहुत बढ़िया, अडाप्टेशन जिसे कहते हैं, राइट। जिसे आप नए माहौल में जाते हैं, अपने आप को वहां पर अडाप्टिव बना लेते हैं। जैसे आप हो सकता है कि आप हो सकता है बिहार में रह रहे हो या एमपी में, झारखंड में, यूपी में रह रहे हो या दिल्ली में रह रहे हो, आप किसी अदर दूसरे स्टेट में, आप इंटर स्टेट में चले जाए, अदर कंट्रीज में चले जाए, तो वहां अपने आप को अडाप्ट करेंगे, बिकॉज वहां का कल्चर भी बिल्कुल आपके लिए डिफरेंट होगा और साथ ही साथ वहां का जो सराउंडिंग, जो क्लाइमेटिकल चेंजेस हैं वो भी आपको डिफरेंट मिलेंगे, जो वायुमंडलीय जो बदलाव है वो भी डिफरेंट मिलेगा, मौसम तो बदला ही रहेगा, राइट। जब कोई व्यवहार स्थिति की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित न हो सके तो इसे दूरनुकूलक व्यवहार कहा जाता है। दूरनुकूलक व्यवहार का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में एक अच्छा सा वर्ड इसे माल अडाप्टिव कहते हैं। इसका मतलब कि आप उस पर्टिकुलर नए कल्चर में या नए जगह पर अपने आप को उस व्यवहार में या उस कल्चर में, उस संस्कृति में अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हो। ये अनुकूलन का अपोजिट है, आप ऐसा समझ लीजिए। अब सामान्य मनोविज्ञान की वह शाखा है जो दूरनुकूलक व्यवहार, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसे अनुकूलन कह सकते हैं, उसके कारण, परिणाम और उपचार पर ध्यान देती है। तो ये जो अपसामान्य मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की वह शाखा जो दूरनुकूलक व्यवहार को समझती है या उसके परिणाम, उसके उपचार पर ध्यान देती है, उसको आज हम इस चैप्टर के अंडर में देखने और समझने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सो चलते हैं अपने फर्स्ट हेडिंग की तरफ। सो सबसे पहली हेडिंग, जैसा कि मैंने आप सबको बिगिनिंग में ही बताया था कि अपसामान्य तथा मनोवैज्ञानिक विकार के संप्रत्यय, जिसका अर्थ मैंने बता दिया। अपसामान्य का मतलब जो सामान्य न हो और संप्रत्यय का मतलब होता है समझ। यद्यपि अपसामान्यता की कई परिभाषाएं अनेक वर्षों से प्रयुक्त होती रही हैं, किंतु किसी को भी सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं मिली है। ये कह रहे स्टूडेंट कि जो असामान्यता होती है, जो अपसामान्यता होती है, इसकी परिभाषाएं बहुत सारी हमें देखने को मिलती है, लेकिन कोई भी परिभाषा जो है बेसिकली वैलिड नहीं मानी गई या उसको स्वीकृति, उसको स्पेशलाइजेशन में नहीं रखा गया। तथापि अधिकांश परिभाषाओं में कुछ सामान्य लक्षण हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं जो ज्यादातर परिभाषाएं हैं उनमें कुछ समानता हमें देखने को मिलती है। बहुधा ये 4 माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि सबसे पहला विसामान्यता। विसामान्यता का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में डेविएंस कहते हैं, राइट। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। नेक्स्ट है आपका कष्ट, इसे डिस्ट्रेस कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका अपक्रिया, जिसे हम डाई फंक्शन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसे खतरा, इसे डेंजर आप समझते हैं। अर्थात यहाँ पर एक एक को अगर हम समझे, जो 4 उन्होंने बताया, इससे पहला आपको बताया विसामान्यता।
इसे डेविएंस कहा गया। विसामान्यता का मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक विकार विसामान्य है, भिन्न है, पराकोटि के हैं या असामान्य है, यहां तक कि बेतुकी भी आप इसे कह सकते हैं। राइट। अगला जो इनकी परिभाषा के अंडर में जो मिले हैं वो है कष्टप्रद। राइट। कष्टप्रद से बेसिकली क्या समझ में आ रहा है, जो अपसामान्य टाइप के जो लोग होते हैं या अपसामान्य की जो परिभाषा होती है वो कैसी, उसको समझाया गया, उसको इस कष्टप्रद शब्द से बताया गया। अब कष्टप्रद का मतलब होता है, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रेस कहते हैं, इसका मतलब होता है अप्रीतिकर। अप्रीतिकर मतलब जो आपको पसंद न हो, जो आपको प्रीति न दे, जो आपको हितकर लगे, जो आपको अच्छा लगे, व्यक्ति तथा दूसरों को विक्षोभित करने वाली कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसा पर्सन, है ना, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट आपका है अपक्रियात्मक। सो अपक्रियात्मक बेसिकली क्या है, इसका अर्थ है दैनिक जीवन की क्रियाओं को ठीक से करने की बाधा डालने वाली। ठीक है, मतलब जो आपके अंदर जो क्रियात्मक चीजें हैं उसमें अप लग गया तो मतलब उसी का अपोजिट हो गया। तथा संभवतः खतरनाक जो है उसका मतलब आप समझते हो व्यक्ति तथा दूसरों के लिए होता है। ठीक है, तो जो अपसामान्यता है इसकी कोई सर्टेन परिभाषा नहीं है, आपने यहाँ पर ये समझा, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर इसके अंदर में बहुत 4 माने जाते हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं। और जो लक्षण यहाँ पर है इसे विसामान्यता कहा गया, कष्ट कहा गया, अपक्रिया कहा गया और खतरा कहा गया, जिसको मैंने यहाँ पर आपको समझाया। सो फिर आगे कह रहे हैं कि इस परिभाषा में एक उपयुक्त प्रारंभिक बिंदु है जहां से हम मनोवैज्ञानिक अपसामान्यता का अन्वेषण कर सकते हैं। अन्वेषण कहने का मतलब स्टूडेंट, इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस पर हम खोज कर सकते हैं या इस पर हम थोड़ा सा इसे हम ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस इंग्लिश का एक बहुत अच्छा वर्ड है, अन्वेषण का मतलब एक्सप्लोर करना। राइट, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। सो यहाँ कह रहे हैं कि हम मनोवैज्ञानिक अपसामान्यता का अन्वेषण कर सकते हैं और इस पर समझ सकते हैं। चूंकि अपसामान्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो सामान्य से परे है या जो सामान्य न हो। इसका तात्पर्य हुआ जो स्पष्ट रूप से परिभाषित मानकों या मानदंडों से हटकर है। राइट, जो परिभाषित रूप से जो मानक है, जिसे आपने स्टैंडर्ड मान रखा है, उससे क्या हो, जब कोई चीज अलग होगी तभी तो असामान्य आपको लगेगी। राइट, तो इस चीज को यहां पर ये कह रहे हैं। मनोविज्ञान में हमारे पास मानव व्यवहार का कोई आदर्श मॉडल या सामान्य मॉडल नहीं है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इससे मान लेते हैं, अगर किसी बच्चे को बताना है कि आपका जो मैथ्स विषय है या मनोविज्ञान जो विषय है वो वीक है, तो उसको वीक बताने के लिए तो कुछ एक स्टैंडर्ड पैमाना होना चाहिए ना, कुछ एक सर्टेन मतलब एक मार्किंग स्कीम होनी चाहिए। उसके बेसिस पे आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, फिर आप बताओगे कि नहीं बेटा आपका ये जो साइकोलॉजी है, जो आपका मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, वीक। तो ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान में ऐसा कोई पैमाना या ऐसा कोई मॉडल नहीं अभी है जिसे तुलना के आधार के रूप में उपयोग किया जा सके। सामान्य और अपसामान्य व्यवहार में विभेद करने के लिए कई उपागम प्रयुक्त हुए हैं। इन उपागम में से दो मूल मतलब दो मेन वाले, जिसे हम यहाँ देखेंगे, द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हुए हैं, जिसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उपागम का मतलब मैंने आपको पहले बताया, दो अप्रोचेस जिसके बेसिस पे इस चीज को हम समझेंगे, दो ऐसे तरीके जिसके बेसिस पे हम इस चीज को समझने वाले हैं। किसको समझने वाले हैं? जो अपसामान्यता है उसको। ठीक है, सो सबसे पहला वाला क्या है? पहला उपागम अपसामान्य व्यवहारों को सामाजिक मानकों से विचलित, डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म जिसे कहते हैं, व्यवहार मानता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के कुछ तौर तरीके होंगे, कुछ एक स्टैंडर्ड तरीका होगा उस समाज का। अगर आप उससे हटके हैं, ठीक है, अगर आप उससे अलग हैं, तो बाकी लोग आपको अपसामान्य मानेंगे या आपको असामान्य मानेंगे। बाकी लोग को लगेगा कि नहीं थोड़ा सा सनकी टाइप का है। ठीक है, बात समझ आपको आई होप आ रही होगी। कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपसामान्य केवल एक नामपत्र लेबल है जो इस व्यवहार को दिया जाता है जो सामाजिक प्रत्याशाओं से हटकर हो। ठीक है, फिर यहाँ ये कह रहे हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो अपसामान्यता की जो बात होती है बेसिकली एक नामपत्र है, एक लेबल है जो उस व्यवहार को बताता है जो सामाजिक प्रत्याशा से हट करे। मतलब जो समाज है उस व्यवहार को नहीं मतलब कैलकुलेट करता, उसको नहीं एक्सेप्ट करता, उसको नहीं मानता, इसलिए वो असामान्य है। राइट, जिसे मान लेते हैं आप एक ऐसे समाज में रह रहे हो जहां पर लव मैरिज बिल्कुल अलाउ नहीं है और आपने लव मैरिज कर ली, है ना, तो आप क्या हो गए? आप बिल्कुल सनकी, पागल, बेवकूफ हो गए आप। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे समाज में रह रहे हो जहां पर लव मैरिज ही है और आपको लव मैरिज करना नहीं आ रहा, आपका किसी से लव हो ही नहीं रहा है ना, या आपको बड़ी शर्म आती है इस लव अफेयर के चक्कर में पड़ने में, तो आपको लोग तभी बेवकूफ समझेंगे।
तो दोनों ही केसेस में आप बेवकूफ हो जाओगे। ठीक है, तो अच्छा आप बेवकूफ क्यों हो, या जरा सोचो, क्या आप जनरली बेवकूफ हो? नहीं, बेवकूफ नहीं हो, लेकिन वो समाज का जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप बेवकूफ बन गए हो। जिससे मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हो जहां पर सभी जो बच्चे हैं अपने माँ बाप की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बड़ों बुजुर्गों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन आपने एक ऐसे बच्चे को देखा जो माँ बाप से बड़े ऐंठ के बात करता है और अच्छे से बात नहीं करता, मीन्स टू से उनका कोई सम्मान नहीं करता, खास सम्मान नहीं करता मतलब। तो आपको लगेगा यार ये बच्चा कैसा है, अच्छा बच्चा नहीं है ना। वो आपको अपसामान्य या असामान्य लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पैमाना एक अपने दिमाग में बना रखा था, जिस संस्कार, जिसे एक बहुत अच्छा वर्ड है, जिस संस्कार से आप निकल के आए हैं, आपको जब उससे कोई डिफरेंट दिखाई देगा तो आप तुरंत उसे बोलेंगे वो अपसामान्य है या असामान्य है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब सामान्य व्यवहार, विचार और संवेग वे हैं जो उचित प्राकार्यों से संबंधित समाज के विचारों से काफी भिन्न होते हैं। जिसका मतलब जो मैंने आपको बताया वही है, प्रत्येक समाज के कुछ मानक नॉर्म्स से कहते हैं इंग्लिश में होते हैं, जो समाज में उचित आचरण के लिए कथित या अकथित नियम होते हैं। कथित या अकथित, राइट? कुछ ओरली कहे जाते हैं और कुछ समझे ही जाते हैं, राइट? तो वही कह रहे हैं कि कुछ कथित तौर तरीके बन गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, फिर भी हम उसे समझ रहे हैं। एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति, है ना, एक ऑरा सेट है। तो वो चीज अगर हमें नहीं मिलती तो हमें लगने लगता है कि यह सामान्य है। वे व्यवहार, विचार और संवेग जो सामाजिक मानकों को तोड़ते हैं अब सामान्य कहे जाते हैं। ऐसे व्यवहार जो सामाजिक मानक या सामाजिक जो पैमाना बनाया गया उसे तोड़ देते हैं, उसे अब सामान्य कहते हैं। प्रत्येक समाज के मानक उसकी विशिष्ट संस्कृति, जैसे कल्चर, इसके इतिहास, मूल संस्थानों, आदतों, कौशलों से बेसिकली क्या है, डिफर करता है। फिर आगे कह रहे हैं स्टूडेंट की प्रौद्योगिकी कला से विकसित होता है। ऑफ कोर्स, जो बेसिकली जिस भी आप कल्चर में रहेंगे वहाँ की जो क्या कहते हैं प्रौद्योगिकी कैसी है, वहाँ की कला कैसी है, वहाँ का जो और बाकी सारी चीजें जो इन्होंने यहाँ पर बताई है, कौशल या वहाँ के संस्थान, वहाँ के मूल्य मतलब वैल्यूज से कहते हैं इंग्लिश में, वो सब किस प्रकार है, उसी से वहाँ का एक समाज विकसित होता है, राइट? तो उसी की बेसिस पे वहाँ एक मानक तैयार होता है। अतः जिस समाज में प्रतियोगिता या अग्रहिता का मूल्य होता हो, प्रतियोगिता तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, अग्रहिता का मतलब होता है, इसे हिंदी में दृढ़ता कह सकते हैं आप। जिस समाज में प्रतियोगिता ज्यादा होती हो या दृढ़ता की भावना ज्यादा होती हो, वह आक्रामक व्यवहार को स्वीकार करता है। तो उस समाज में आक्रामकता को स्वीकार किया जाना है। वहां पर कोई पर्सन अगर एग्रेसिव आपको दिखाई देगा तो वो एक्सेप्टेड है, उसकी बात को अच्छा समझा जाएगा। जबकि वे समाज जो सहयोग, पारिवारिक मूल्यों पर जोर देते हैं, जैसे कि भारत हमारा है, में बेसिकली आक्रामकता या एग्रेसिवनेस जो है को अस्वीकृति, यहाँ तक कि असामान्य समझ सकते हैं आप। ठीक है, उसे असामान्य समझा जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे। मतलब ये कुल मिला के जो मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया, ये उसी की बेसिस सारी बात यहाँ पर आ रही है। समय के साथ किसी समाज के मूल्यों में परिवर्तन आ सकता है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक अपसामान्यता के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, समय के साथ बिल्कुल बदलाव आ सकता है। आपने देखा होगा हमारे पहले के जो पूर्वज लोग थे किस तरह से कपड़े पहनते थे, किस तरह से रहते थे, आज देखो कितना बदलाव है। तो ये क्या है, समय के अकॉर्डिंग चीजें बदल गई हैं। पहले के जो बच्चे थे अपने माँ बाप के पैर छूते थे और आज के बच्चे नहीं छूते, है ना। गाँव में फिर भी छूते हैं, लेकिन शहरों में तो बिल्कुल बंद हो गई ये प्रथा। तो गाँव में एक्सेप्टेड है, माँ बाप को बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे ऐसे ही हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। इस परिभाषा पर गंभीर प्रश्न लगाए गए हैं। यह मुख्यतः इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक रूप से स्वीकृति व्यवहार अब सामान्य नहीं है तथा सामान्यता के कुछ नहीं केवल सामाजिक मानकों के प्रति अनुरूपता है। तो यहाँ पर इस बात पे की हमें समझ मिल चुकी है। जो सामान्यता या जो असमानता होती है, इसे असमानता कह सकते हैं आप। कह रहा है ये कुछ नहीं है, बेसिकली उस जिस पर्टिकुलर समाज में रह रहे हैं उसके बेसिस पे जो मानक तैयार किया गया है या जो एक धारणा बन चुकी है, उसी की बेसिस पे हम कंपैरिजन बेसिकली करते हैं, तुलना करते हैं। सो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपने जो पहला उपागम है आपने उसे बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, जिसके अंदर हमने बेसिकली जो है सामाजिक मानकों के प्रति अनुरूपता दिखाई है, उसी को हमने समझा है कि वो किस विशेष समाज में कोई व्यक्ति रहता है, उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुरूप व्यक्ति अगर काम करता है
तो वो सामान्य है, अन्यथा वो अपसामान्य है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे उपागम के बारे में। दूसरा उपागम उससे डिफरेंट है, उससे बिल्कुल भिन्न है। दूसरा उपागम अपसमान व्यवहार को दूरनुकूलक माल अडाप्टिव व्यवहार के रूप में समझता है। यहाँ पे दूरनुकूलक वही शब्द है जिसका डिस्कशन मैंने आपसे पहले किया था कि अनुकूलन, अनुकूलित न होना, या इसे इंग्लिश में कहते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड, अगर आपकी नहीं मीनिंग पता तो इसे आप अडाप्टिव का मतलब आप सर्च करना। सो अडाप्टिव से बना है माल अडाप्टिव, ठीक है। जैसे आपको अगर अमेरिका भेज दिया जाए, आप इंडिया में रहते हो, तो वहाँ का जो एक माहौल है या वहाँ का जो कल्चरल बैकग्राउंड है, वहाँ की जैसी कल्चर, जैसी संस्कृति है, या जो माहौल है, वहाँ का जो सराउंडिंग है, जो क्लाइमेटिकल बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जो वायुमंडलीय भिन्नता वहाँ देखने को मिलेगी, आप उससे कितने जल्दी उसे अडाप्ट कर पाते हो, उसमें आप पूरी तरह से मिलजुल जाते हो, उसे हम अनुकूलक कहेंगे। और दुर्नुकूलक जो है उसी का अपोजिट है। सो कई मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि व्यवहार की सामान्यता को समझने का सबसे उपयुक्त जो मापदंड है सामाजिक स्वीकृति नहीं, कि समाज में स्वीकृति मिल जाए वो सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं, बल्कि वह यह मानते हैं, बल्कि यह कि वह व्यक्ति कल्याण और संतत उस समूह जिससे वो संबंध है कल्याण को पोषित करता है। उनका मानना यह है कि वो व्यक्ति जिस समूह से जुड़ा हुआ है उसके अंदर संतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार, सतत जो है कल्याण और उसको पोषित करता है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात फिर आगे उन्होंने बताई, कल्याण या कुशलक्षेम जिसे वेलबींग कहा गया, केवल भरण पोषण और आजीविका या आजीविता से ही नहीं यहाँ मतलब है। कल्याण का मतलब सिर्फ भरण पोषण या खाना पीना से ही नहीं मतलब है, या आजीविका हमारी चल जाए उसी से मतलब नहीं है, बल्कि उसमें विकास और संतुष्टि अर्थात अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास एवं उपयोग भी सम्मिलित है। इसे सामान्य माना गया, और जो इसके विपरीत है उसे असामान्य कहेंगे आगे। जैसा कि आपने मैस्लो, जिसके बारे में आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा, कि आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत में भी पढ़ा होगा। इस मापदंड के अनुसार कोई अनुरूप व्यवहार अपसामान्य हो सकता है, ठीक है। जो मैस्लो का जो मापदंड था उसके अनुसार कोई भी अनुरूप जो व्यवहार है वो असमान हो सकता है यदि यह दुर्नुकूलक है, मतलब माल अडाप्टिव है, जो अनुकूलक नहीं है। अर्थात यह यदि इस इष्टतम प्राकार या वृद्धि में बाधा पहुंचाता है। यहां उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया आप समझ सकते हैं कि एक विद्यार्थी जो मन में कई प्रश्नों के होते हुए भी कक्षा में चुप रहता है, तो ये इसका जो व्यवहार है ये अपसामान्य व्यवहार है बेसिकली, राइट। यहां पर किसी सामाजिक तौर तरीके से उस विद्यार्थी को नहीं आका जा रहा है, उसके व्यवहार से आका जा रहा है, उसके मन में प्रश्न है लेकिन फिर भी अपने टीचर से वो नहीं पूछना चाह रहा है, या उसके अंदर कोई डर या शंका है। किसी व्यवहार को दुर्नुकूलक या माल अडाप्टिव कहने का तात्पर्य यह है कि समस्या बनी हुई है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि व्यक्ति की सुभेद्यता, बचाव की अक्षमता या पर्यावरण में असाधारण दबाव के कारण जीवन में समस्या उत्पन्न हो गई है। तो अब इस स्थिति में जब व्यक्ति रहता है, कुछ आपने बच्चों को देखा होगा, कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को देखा होगा जो ज़्यादा बातें नहीं करते, या बहुत ही सहमे रहते हैं, या बहुत ही दब्बू बन के रहते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ऐसी देखने को आपको मिल सकती है, जो आपके ही फ्रेंड सर्कल में, आपके ही फैमिली में, आपके अगल बगल देखने को मिल जाएंगे, कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। या हो सकता है आप में से कोई हो। अगर आप में से कोई है तो आप उनके अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो। यदि आप अपने चारों तरफ लोगों से बात करते हैं तो पाएंगे कि मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में उनके अस्पष्ट विचार होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, मतलब सभी के जो विचार होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो विकार मतलब जो मनोवैज्ञानिक समस्या है, उनके अलग अलग विचार होते हैं जो अंधविश्वास, अज्ञान और भय के तत्वों पर आधारित होते हैं। पुनः सामान्यतः यह भी माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक विकार कुछ शर्मनाक पहलू भी हैं। कुछ शर्मनाक पहलू है, लोग ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। मानसिक रोग पर लगे कलंक, इससे स्टिग्मा कहा गया है, कि कारण लोग डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेने जाते नहीं, है ना। जैसे अगर आपके अंदर कोई मन में शंका है, या आपको डर ज़्यादा लगता है, या आपको कुछ इस तरह से किसी से बात करने में आपको शर्म आती है ज़्यादा, या आपको भय या चिंता, या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका नहीं है, तो आप किसी डॉक्टर से आके नहीं पूछेंगे या किसी मनोवैज्ञानिक के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको जाने में और ज़्यादा शर्म लगेगी। आपको लगेगा ये कौन सी बेवकूफ़ी है, ये तो भाई सही चीज़ नहीं है, मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी आपकी दिखा रहा है। वो आपके जो व्यवहार के अंदर जो असमानता है, जो भिन्नता आपको बेसिकली है, वो एक क्या है, विकार का कारण है। लेने में हिचकिचाते हैं क्योंकि अपनी समस्याओं को वे लज्जास्पद समझते हैं। देखो वही बात हो गई, वास्तव में मनोवैज्ञानिक विकारों को भी अन्य बीमारियों की तरह समझा जाना चाहिए कि अनुकूलन
की असफलता के कारण होती है, जो अनुकूलन की असफलता के कारण, मतलब जो माल अडाप्टिव की असफलता के कारण होती है, मतलब उसको अगर अनुकूलन अगर नहीं मिले जिसकी वजह से असफलता जो मिल रही है तो उसकी वजह से वो उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को मैं रीड नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको ये सभी करना है। यहाँ पर बेसिकली चलो थोड़ा सा रीड कर देता हूँ आप सबके लिए। 3 लोगों से आप बात कीजिए, अपने मित्रों में से एक, अपने माता पिता में से कोई एक मित्र जो है तथा अपने पड़ोसी से, और उनके बारे में उनसे आप पूछिए कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को वो किस तरह से आंकते हैं, किस तरह से समझते हैं। तो पूरी एक्टिविटी उसी की बेस पे है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ समझ हो जाएगी कि अलग अलग जो लोग होते हैं वो मानसिक रूप से जो कोई व्यक्ति अपसमान दिखता है तो उसे वो क्या समझते हैं, कैसे व्यक्ति को अपसमान वो समझते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन या थोड़ा सा आप भेद कर पाएंगे, राइट। ओके, सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट आपका है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो मैं इसे यही स्टॉप कर देता हूँ, बिकॉज अब मैं अगर आगे चलता हूँ तो ये वीडियो आपकी काफ़ी लंबे समय की हो जाएगी। सो अब हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज मैं स्टार्ट करने वाला था लेकिन मैंने समय देखा कि काफ़ी टाइम हो चुका है। सो मैं यही स्टॉप करता है स्टूडेंट, इसको हम आगे देखेंगे। मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है स्टूडेंट, लेकिन इसका जो फ़ायदा है आपको एक बार समझने के बाद शायद दोबारा बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। सो दोबारा बार बार जाने की जरूरत नहीं आपको होगी, ठीक है। तो यही फ़ायदा है मेरी वीडियो को देखने का। और मेरी जितनी मेहनत है, मैं चाहूँ तो शॉर्ट करके भी समझाऊँ, लेकिन मेरी पूरी मेहनत आप सब के लिए है। जो टाइम दे रहा हूँ ये सिर्फ आप सब के लिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप आज की क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीखा है। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट।